जी, राहुल और प्रियंका एक एक दिन छोड़कर आ रहे हैं, ये बात तो बिल्कुल सही है। और वो जिन क्षेत्रों में जा रहे हैं उनके निशाने पर आदिवासी बहुल इलाके हैं, और आदिवासी बहुल इलाकों में जाकर वे बात करते हैं आदिवासियों के हुए शोषण की। राहुल गांधी के वापस विमान में बैठने की बात को जिस तरह से हंगामे में बदला गया, गोदी मीडिया के कुछ चैनलों ने, कुछ वेबसाइट में और ट्विटर पर जिस तरह कहा गया, उससे लगता है कि बिल्कुल ये एक तरह का ये अभियान था, अभियान के साथ चलाया गया कि देखिए राहुल गांधी कितने डर रहे हैं सुरक्षा के मुद्दे पे। एक और भी हुई है 2 दिन पहले कांग्रेस के किसी अकाउंट से, फर्जी ट्विटर हैंडल से, जो किसी का नहीं है, ये कहा गया कि श्राद्ध पक्ष में बीजेपी अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर रही तो तय मानिए कि मामा का श्राद्ध होगा, कुछ इस तरह की बात कही गई थी। इस बात पर भी बहुत हल्ला मच रहा है और शिवराज सिंह चौहान ने बड़ा बयान दिया कि मामा का श्राद्ध करने की बात हो रही है और उनको जनता सबक सिखाएगी। उसके जवाब में कांग्रेस की ओर से कमलनाथ ने कहा कि भाई, जिस फर्जी अकाउंट से ये ट्वीट हुआ है उसके खिलाफ एफआईआर करिए, जो ऐसी बात कर रहा है उसके खिलाफ एफआईआर करिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। लेकिन वो ये बात करने को तैयार नहीं। एक और बात है कि हमारे मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कभी कहा करते थे कि टाइगर जिंदा है। उनके इस तरह के डायलॉग होते थे कि मेरे आदिवासी भाइयों, मेरे वनवासी भाइयों, बिल्कुल मत डरिए, टाइगर जिंदा है। मेरे ओबीसी भाइयों, डरिए मत, टाइगर जिंदा है। मेरे अ, पिछड़ा वर्ग के साथियों, टाइगर जिंदा है। वो अब भजन कीर्तन कर रहे हैं, गंगा मैया के किनारे बैठे हैं, कैमरामैन ले जाके बैठे हैं। और गंगा के किनारे कोई आदमी अगर ध्यान करने जाएगा तो कैमरामैन लेके जाएगा क्या? ये ज्ञान शायद उन्होंने प्रधानमंत्री जी से लिया है कि अपने इवेंट को, अपनी घटनाओं को कैसे चमकाया जाए, कैसे बताया जाए कि हम कितने धार्मिक व्यक्ति हैं, हम कितना धर्म को मानते हैं। इसके दो फायदे हैं। एक तो ये कि बिना बात के वो सुर्खियों में बने रहते हैं, और दूसरी बात इससे फायदा उन्हें ये कि लोग समझते हैं कि मामा या माननीय प्रधानमंत्री जी बड़े धार्मिक आदमी हैं, और धार्मिक आदमी है तो भले आदमी होंगे, ये लोगों के मन में धारणा बनती है। तो इसका भी लाभ लेने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अब शिवराज सिंह चौहान का नया डायलॉग आया है, पता नहीं कौन डायलॉग लिख रहा है उनके लिए। उन्होंने कहा कि मैं फिनिक्स की तरह वापस आऊंगा, ये मत सोचो कि मैं खत्म हो गया, मैं फिनिक्स की तरह वापस आऊंगा। वो फिनिक्स जो जल गया था, जिसके पंख जल गए थे, राख के ढेर में से फिर से पैदा हो गया था। यानी ये बात तो मान लेते हैं कि वो फिनिक्स की तरह खत्म हो चुके हैं, राख का ढेर हो चुके हैं। लेकिन उम्मीद की एक लौ अभी उनके मन में है कि शायद बीजेपी सत्ता में आ जाए और बीजेपी के या तमाम भावी मुख्यमंत्री। यह प्रकाश जी ये कि अपने प्रधानमंत्री को चैलेंज तो नहीं कर रहे हैं, जो उनका नाम तक नहीं लेते हैं और कह रहे हैं मैं फिर वापस आऊंगा। हाँ, ये भी बात हो सकती है। वो प्रधानमंत्री को चैलेंज तो कई रूप में देते हैं। मैं शिवराज सिंह चौहान प्रधानमंत्री को चैलेंज डायलॉग में नहीं देते, वे डायलॉग के साथ साथ अपने कर्मों से भी चैलेंज देते हैं। भाई, उज्जैन के महाकाल लोक के पहले फेज का उद्घाटन प्रधानमंत्री ने कर दिया, लेकिन दूसरा फेज आनंद फानंद में बनाया गया, और हजारों करोड़ के इस दूसरे फेज का उद्घाटन शिवराज सिंह चौहान ने कर दिया। शिवराज सिंह चौहान ने ओंकारेश्वर में शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का लोकार्पण किया। एक तरह से बताया गया कि माननीय मोदी जी, आप अगर पटेल की प्रतिमा बनवा सकते हैं 3,000 करोड़ की, तो मैं भी हजारों करोड़ की प्रतिमा बनवा सकता हूँ। नरेंद्र मोदी अगर मेट्रो में घूमते हैं तो ये आधी अधूरी बनी इंदौर और भोपाल की मेट्रो का लोकार्पण करके उसके ट्रायल रन में, जो कि 5-6 किलोमीटर एक ही बार चली है और अभी 1 साल तक तो चलने की कोई गुंजाइश नहीं है, लेकिन उसमें वो बैठे, उन्होंने पहले हरी झंडी दिखाई और फिर खुद जाके गाड़ियां बैठ गए। ऐसा भी कहीं होता है कि पहले झंडी दिखा दे और फिर जाके गाड़ियां बैठे। तो बड़े मनोरंजक दृश्य मध्य प्रदेश के लोगों को देखने को मिल रहा है। तो जी। आपने लिखा है कांग्रेस के आगे अटकी भटकी लटकी बीजेपी, इसमें झटकी भी जोड़ दीजिए राजीव जी। झटक गई है बीजेपी, उसे लग रहा है कि क्या होगा, राहुल आ गए तो क्या होगा, और प्रियंका रोज आ रही है तो क्या होगा। एक और बात है कि प्रियंका गांधी ने जो बातें कही, जो बातें उन्होंने आज कही कि विद्यार्थियों के लिए किस तरह से सीधी मदद करेंगे,
इसका बहुत अच्छा असर पड़ने वाला है और विद्यार्थियों में, नई उम्र के लोगों में उम्मीद की किरण जागेगी। आप देखिए मध्य प्रदेश जैसे राज्य में जहां बच्चे स्कूल नहीं जाते थे, वहां मिड डे मील जैसी योजनाएं सबसे पहले कांग्रेस ने ही शुरू की जी। कि कुपोषण के शिकार बच्चे हैं, उन्हें मिड डे मील शुरू किया जाए, स्कूलों में खाने का खाद्य पदार्थ दिया जाए, वो खाना खाएं स्कूल में, उन्हें ड्रेस दी जाए। इस तरह की कोशिशें पहले भी कांग्रेस कर चुकी है। दूसरी एक बात और कभी ना भूलने वाली बात यह है कि शिक्षा का अधिकार, शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार में शामिल करने वाली कांग्रेस है, जिसने तमाम प्राइवेट सेक्टर के स्कूलों में भी ये कानून लाई है कि आपको इतनी सीटें गरीब बच्चों के लिए छोड़नी पड़ेगी। तो जी। महंगे से महंगे स्कूल में जहां 2 लाख 3 लाख रुपए साल की फीस है बच्चों की, वहां भी कुछ सीटें उन्हें बच्चों के लिए, गरीब वर्ग के बच्चों के लिए छोड़ना जरूरी है। तो ये अधिकार बीजेपी नहीं लाई, कांग्रेस लाई है। सूचना का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, रोजगार, इतने अधिकार कांग्रेस लाई है। लेकिन आश्चर्य और दुख की बात यह है, मुझे लगता है कि कांग्रेस इन योजनाओं का चुनावी लाभ नहीं ले पाई, या उसकी मंशा नहीं रही होगी, जी। या उसने कोई कोशिश नहीं की, प्रचार का तंत्र सक्रिय नहीं किया। राजीव जी। जी, बिल्कुल, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। क्या शायद प्रचार का तंत्र की बात हो चाहे, लेकिन यहाँ बीजेपी बनाम कांग्रेस और कांग्रेस कैसे आगे नहीं किया? मध्य प्रदेश के मामले में मैं बात करूं तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस अभी चुनाव में पूरे जोर शोर से नहीं आई है। उम्मीदवारों की सूची नहीं बनी है और उस पर भी बात खबरें हैं कि शायद राहुल गांधी ने कमलनाथ की भेजी हुई सूची को ओके नहीं किया है, कुछ नामों पर उन्होंने को रोक दिया है। अब श्राद्ध पक्ष खत्म होने के बाद कांग्रेस अपनी सूची जारी करेगी और फिर पता चलेगा कि कांग्रेस ने किन लोगों को मैदान में उतारा है। अब बीजेपी के सामने चुनौती है कि बीजेपी ने तो अपने बहुत से उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं, लगभग 125 से अधिक उम्मीदवार घोषित कर दिए। तो बीजेपी के सामने चिंता यह है कि उनके सामने कौन आने वाला है। तो और अब बीजेपी में कई नाम कटने वाले हैं, तो अब बीजेपी में मजा आएगा कि बीजेपी में लोगों के नाम कटेंगे, विधायकों के नाम कटेंगे, उनका टिकट कटेगा, तो वहां पे वो बिलबिलाएंगे या विद्रोह करेंगे। वहां उनमें तमाशा होगा बहुत कुछ, और तमाशे की शुरुआत हो चुकी है। सबसे बड़ा तमाशा विंध्य क्षेत्र में शुरू हो गया है, जहां टिकटों की मारामारी है, बहुत ज्यादा टिकटों की मारामारी है। तो अब मध्य प्रदेश की राजनीति में मजा आने वाला है, मजा इस सेंस में कि कांग्रेस जब अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतारेगी तब पता चलेगा कि कांग्रेस क्या कर रही है। प्रियंका गांधी वाड्रा ने जो बातें कही आज, उससे यह बात साबित हो गई कि प्रियंका गांधी वाड्रा ने जो भी घोषणाएं की हैं, वे घोषणाएं कोई साधारण व्यक्तियों ने नहीं बनाई है। उन घोषणाओं के पहले उस पूरे ड्राफ्ट को तैयार करने वाले कई आईएएस अधिकारी हैं, जिन्होंने इस बात का हिसाब लगाया कि मध्य प्रदेश में विद्यार्थियों के लिए क्या क्या किया जाए, और विद्यार्थियों को की मदद करने का या विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने का एक बड़ा फायदा ये होगा कि वे भविष्य में जाकर समझेंगे कि किस पार्टी ने उनके हितों की रक्षा की है। अभी जो विद्यार्थी हैं जो जो प्रियंका गांधी की योजना से लाभान्वित होंगे, उनकी संख्या करीब 92 लाख है। और वर्तमान मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना में 1,31,00,000 बहनों को राशि दे रहे हैं, 1250 रुपए। कांग्रेस ने कहा कि हम इसे बढ़ाकर 1500 कर देंगे, तो 1250 की बजाय 1500 हम देंगे और विद्यार्थियों को मदद करेंगे। विद्यार्थियों को मदद देने का एक और फायदा यह है कि एक तो विद्यार्थियों को मदद दी जाएगी, वो लाडली बहना की तुलना में कम है, पर ये विद्यार्थी आगे जाकर देश के नागरिक बनेंगे और देश के लिए एक एसेट होंगे। ये योजना इसलिए बहुत सराही जा रही है। दूसरी एक और बात है कि प्रियंका की सभा में जो भीड़ थी, वो काफी जबरदस्त भीड़ थी, और मंडला जैसी जगह में 30,000 से ज्यादा लोग मौजूद थे और 2 लाख वर्ग फीट का पंडाल बना था। आप अंदाज लगा सकते हैं कि कितनी भीड़ रही होगी। तो प्रियंका गांधी ने जो कुछ किया वो जबरदस्त तरीके से किया। एक और बात प्रियंका ने कहा कि शिवराज जी ने आपको क्या दिया। उन्होंने महंगाई दी, भ्रष्टाचार दिया, बेरोजगारी दी और घर घर में शराब दी। उन्होंने कहा कि हम भर्ती का बैकलॉग करेंगे,
जिन गांवों में पट्टे नहीं दिए वहां पट्टे देंगे। तो सारी योजनाएं जो प्रियंका गांधी ने गिनाई है, वे समझ लीजिए कि कांग्रेस का चुनाव घोषणा पत्र है। उन्होंने मंडला में आदिवासी महिला सम्मान की गारंटी दी कि हम आदिवासी महिलाओं का सम्मान करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि तेंदुपत्ता संग्राहकों को हम अधिक पैसे देंगे। ये बात मायने रखती, क्योंकि तेंदुपत्ता इकट्ठा करने वाले लोग छत्तीसगढ़ में भी बहुत हैं। वहां उन्होंने जी। कहा कि छत्तीसगढ़ में एक बोरा तेंदुपत्ता का 4,000 रुपया मिलता है, यहाँ नहीं मिलता। तो इसका बहुत ज्यादा अर्थ है। दूसरी बात कि प्रियंका ने अपने भाषण में महिलाओं पे होने वाले अत्याचारों का जिक्र किया और कहा कि 17 बलात्कार हर रोज हो रहे हैं। और ये भी कहा कि बीजेपी आदिवासियों को जूते छाता दे रही है, बोनस नहीं दे रही है तेंदुपत्ता वालों को, क्योंकि इसमें कमीशन है। तो प्रियंका के भाषण में था कि निशाने पे थे कि ये सरकार भ्रष्ट है, ये सरकार अक्षम है, ये सरकार दलितों की, आदिवासियों की, महिलाओं की शोषक है, उनका शोषण करने में मदद करती है। राजीव जी, मैं बताऊं कि इन बातों पर कई लोग कहेंगे कि देखिए कांग्रेस ने किस तरह से दरवाजे खोल दिए हैं, भंडारा कर दिया है, खजाने खोल दिए। बता दो कि मध्य प्रदेश में अगर कोई 5 स्टार होटल खोलता है तो उसे 30% सब्सिडी मिलती। यानी ताज ग्रुप अगर 300 करोड़ का होटल खोलेगा तो 90 करोड़ रुपए उसको सब्सिडी मिलेगी, 90 करोड़। इंदौर जैसे शहर में, जहां इंदौर विकास प्राधिकरण एक आम आदमी को मकान देता है, प्लाट बेचता है, तो प्लाट का दर होती है 10,000 रुपए वर्ग फुट तक की। लेकिन टाटा टीसीएस को जमीन दी गई 130 एकड़ जमीन केवल 5 लाख रुपए एकड़ के भाव में दी। यानी जो राहुल गांधी ने कहा था कि गुजरात में जैसे अडानी को टॉफी की कीमत पे, एक जितने पैसे में एक टॉफी आती उतने पैसे में 1 वर्ग मीटर जमीन दी गई, यही हाल मध्य प्रदेश में भी है। तो लोगों को ये बात समझ में आ रही है कि कांग्रेस किस वर्ग के साथ है, किन लोगों के साथ है, और बीजेपी की सरकार किन लोगों के साथ है। और मुझे लगता है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जो मुद्दे उठा रहे हैं, उसका लक्ष्य 2024 का चुनाव है। क्योंकि वर्तमान मुद्दों को, ये जो मुद्दे हैं, ये तो विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश की कांग्रेस देख ही रही है। लेकिन कांग्रेस का लक्ष्य 2024 का चुनाव भी, और यहीं पे नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी की चिंता नजर आती है। क्योंकि मध्य जी। प्रदेश में 29 सीटें हैं लोकसभा की, और अभी उसमें से 28 सीटें बीजेपी के पास है। अगर मान लीजिए कि अ, कांग्रेस के पास 20 सीटें चली गई या 15 सीटें भी चली गई, तो बीजेपी को दिल्ली में सरकार बनाने में कितनी असुविधा होगी, इसका अंदाज लगाना वो लोग लगा सक रहे हैं, अमित शाह और नरेंद्र मोदी चिंता जी। इसलिए तो हो रही है दूसरी अभी से। बात है कि जी, और मध्य प्रदेश से जुड़ा हुआ छत्तीसगढ़ और राजस्थान है। तो जब पूरी पट्टी में इस तरह का परिवर्तन होगा, तब दिल्ली में 2024 बड़ा कठिन होगा। शायद यही बात कांग्रेस की खटक रही है बीजेपी को, और बीजेपी इसी से चिंतित है। राजीव जी। जी, बीजेपी इसी से चिंतित है क्योंकि राजस्थान की 25 की